वीडियो लेक्चर सीरीज़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के 7वें सेगमेंट में आज डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और दूसरा पॉइंट, इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओरिएंटेड अलोंग इट्स देयर एक्सिस। तो पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा होगा इंटरैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी किसको कहेंगे? तो हम लोग पिछले सेगमेंट्स में पढ़े थे कि दो चार्ज पार्टिकल्स हो एंड मोर देन टू भी हो सकता है। इफ दे आर केप्ट एट ए पर्टिकुलर सेपरेशन देयर मस्ट बी आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन। इफ दे आर सिमिलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस स्पेस में दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच रिपल्सन होगा और ये इस तरह फ्रीली रखे नहीं जा सकते, क्योंकि जब इसे छोड़ देंगे तो इनके बीच रिपल्सन की वजह से आउटवर्डली फोर्स लगेगा और दोनों जिनका मास भी होगा कुछ, मान लो M1 है और M2 है, दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सेलरेट होंगे और मूव करेंगे और इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। उससे पहले की सिचुएशन माने तो उससे भी दूर रहा होगा। तो सबसे इनिशियल रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन माने तो ये सभी पार्टिकल्स फिजिक्स में रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है व्हेन दोज पार्टिकल्स वेयर लाइंग एट इन्फिनिटी। तो इन पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से इस सेपरेशन तक लाने में जो वर्क होगा ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, अगर ये दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स ऐड करेगा और रिपल्सिव फोर्स की वजह से उनमें फोर्स अभी होगा और जब हम उन्हें पास लाएंगे तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन निगेटिव होगा और जब वर्क डन निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों निगेटिव हैं तो भी सेम सिचुएशन, लेकिन अगर मान लें इसमें से कोई निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो ये इनिशियली कहाँ थे? तो इन्फिनिटी पर थे। इन्फिनिटी से यहाँ तक जब आए होंगे तो अट्रैक्शन के अधीन आए होंगे और अट्रैक्शन की वजह से फोर्स अंदर की तरफ लगा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ हुआ, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पॉजिटिव, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इंटरैक्शन एनर्जी किसको कहेंगे? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क done due to electrostatic interaction energy of a system of particles or charged particles is equal to negative value of work due to mutual electrostatic attraction or repulsion among the particles in bringing them from reference configuration to present configuration। reference configuration से present configuration तक लाने में जो वर्क होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से उसके निगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एसोसिएशन और एनर्जी ऑफ यूनियन और एनर्जी ऑफ असेंबली ऑफ दिस सिस्टम ऑफ और चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स जिनका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन फिजिक्स में इन्फिनिटी माना जाता है, वहाँ से यहाँ तक अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लाने में उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण जो भी वर्क हुआ होगा उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इस सिस्टम की इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी कहलाएगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ the negative value of work done due to
म्यूचुअल electrostatic interaction. Due to the negative value of work done due to mutual electrostatic attraction or repulsion, जो भी हो, interaction among the constituents. The negative value of work done due to mutual electrostatic interaction among the constituent charge particles in bringing them, कहाँ से, bringing them from reference configuration to present configuration. ठीक से देखिए, negative value of work done in bringing the charge particles from reference configuration to the present configuration. देखिए, negative value of work done due to mutual electrostatic interaction among the constituent charge particles in bringing them from reference configuration to the present configuration. रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन तक, मतलब वो जब इनिशियली मान लें M1, M2, M3 are 3 particles having charges Q1, Q2 and Q3, तो अभी जिस दूरी पर हैं या जिस सेपरेशन पर इनिशियली वो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से उन्हें इस पोजीशन तक लाने में अगर अपोजिट चार्ज होगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, अगर सिमिलर होगा तो उनके बीच रिपल्सन होगा। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा और कंजर्वेटिव होगा। उसके अगेंस्ट या उसके लॉन्ग पास आने में जो वर्क होगा, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इस सिस्टम का इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और ये 2 पार्टिकल मिनिमम होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है लाने में, वर्क निगेटिव। इफ वर्क डन ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। If work done due to mutual electrostatic repulsion or attraction is negative, the potential energy is positive. तो इस तरह इस सिस्टम के फॉर्मेशन में इन कंस्टिट्यूएंट्स को उस रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में म्यूचुअल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का जो वर्क होता है, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू इस समय इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इस कॉन्फ़िगरेशन में जब भी इनका पोजीशन चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में या इंटरैक्शन एनर्जी में चेंज होगा। This interaction energy may be said to be energy of association, energy of assembly, energy of formation and energy of association of the constituents। और इस कॉन्फ़िगरेशन को बदलने पर इसकी टोटल एनर्जी में चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इसी को कहेंगे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंटरैक्शन एनर्जी की इस बेसिक डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, एक बार फिर से सुना दें। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट्स in bringing them from reference configuration to the present configuration is called interaction energy or energy of association or energy of assembling of the constituent to the present configuration। और सिस्टम का बनावट शुरू होगा मिनिमम 2 पार्टिकल से, तो उसका भी देखते हैं, लेकिन जनरल डेफिनेशन यही होगा। अब यहाँ सवाल है निगेटिव वैल्यू क्यों होता है, तो उसके लिए थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। मैकेनिक्स चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था, तो उसको हम लोग साइड में देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो लोग अभी 11th में ठीक से नहीं पढ़े हों तो उन्हें दिक्कत होगी कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव म्यूचुअल इंटरेक्शन में निगेटिव मतलब क्या, इसको भी देखते हैं। इसके वो अलग से मैकेनिक्स में ही कॉन्सेप्ट था, तो अभी देखते हैं। हम लोग देख रहे थे कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स in bringing the constituents from reference orientation to present orientation is called potential energy। यहाँ निगेटिव का मतलब क्या है, जो मैकेनिक्स चैप्टर में पढ़े थे वर्क एनर्जी में, उसी को थोड़ा याद दिला देना है। तो उस समय मैकेनिक्स में पढ़े थे हम लोग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, कि जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है और उसमें एक पार्टिकल ए से चलकर बी पर जाता है, तो यानी पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। किसी मैकेनिकल सिस्टम में कोई एक पार्टिकल ए से चलकर बी पर जाता है तो उसमें वर्क होता है, तो वर्क डन टोटल
बराबर होता था वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर हो तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव ये होता था। और उसी समय हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके हिसाब से टोटल वर्क डन बराबर होता था चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इक्वेट करेंगे, और तो एक और डेफिनेशन था कि पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू मामला क्या है, वो ये है कि जैसे मान लो ग्रेविटी के तहत एक पार्टिकल ऊपर राइज करता है, व्हेन इट राइजेज अपवर्ड इट्स लूजेस काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। लेकिन जब ऊपर जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी तो लूज करता है, लेकिन वापस आकर काइनेटिक एनर्जी पाने की एबिलिटी गेन करता है। तो जब भी एनर्जी का लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। और जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो ग्रेविटी के तहत नीचे आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो आफ्टर द गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट लूजेज एन एबिलिटी टू गेन काइनेटिक एनर्जी। अगर छत पर था ग्राउंड पर आता तो mgh जूल ऑफ एनर्जी गेन करने की एबिलिटी इसमें थी, लेकिन आधा दूर जब नीचे आ जाएगा तो इसकी एबिलिटी टू गेन एनर्जी आधी यूटिलाइज हो गई। इसीलिए वहाँ था कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट इफ पार्टिकल लूजेस काइनेटिक एनर्जी इट एक्चुअली गेन्स टू रीगेन काइनेटिक एनर्जी ऑन रिटर्न जर्नी, इसीलिए यहाँ निगेटिव था। और इन दोनों सबको इक्वेट करते थे तो इक्वेशन आता था डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी इक्वेशन को एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन कहते हैं। इसमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एक्चुअली वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन किया गया कार्य निगेटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और आफ्टर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी देयर इज अ गेन टू रीगेन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में हमेशा निगेटिव वैल्यू लिया जाता है, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अभी हम फिर वापस आ जाएं, वापस कहाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, जिसका डेफिनेशन अभी दिए थे कि there are two or more charged particles separated by a certain distance, कुछ दूरी पर दो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, and those particles were not there at earlier, वो अनंत पर रहे हों या कहीं भी रहे हों, उस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब आए होंगे तो उसमें आपस में अट्रैक्शन हुआ होगा या रिपल्सन हुआ होगा। अगर अट्रैक्शन हुआ होगा तो वर्क डन, अट्रैक्शन होने का मतलब है फोर्स इनवर्डली एक्ट किया, और इनवर्डली फोर्स एक्ट किया और साथ में वो अंदर आए तो डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड है, फोर्स भी इनवर्ड है, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ, और वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज पॉजिटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। और अगर उनके बीच रिपल्सन है, सब सिमिलर चार्ज है, तो जब दूर जाएगा तो पास आएगा तो उसमें रिपल्सन के अगेंस्ट आएगा तो वर्क डन निगेटिव होगा, और वर्क डन निगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज भी निगेटिव होगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज जब निगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अब सबसे पहले इस डेफिनेशन के बेस करके हम लोग पहले निकालते हैं टू पार्टिकल सिस्टम वेयर देयर आर ओनली टू चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो पहला देखते हैं, मान लीजिए यहाँ दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और अभी इनके बीच का सेपरेशन L है, दोनों पॉजिटिव है। इस पोजीशन को एक नाम देते हैं, इस पोजीशन को B। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज अभी है L सेपरेशन पर, ये इनका प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इनिशियली हो सकता है ये L सेपरेशन के बदले 2L सेपरेशन पर रहे हों, या मे बी L/2 सेपरेशन पर रहे हों, बट सबसे पहले ये कहाँ रहे होंगे तो वो माना जाता है कि ये यहाँ नहीं थे, दे वे आर लाइंग एट इन्फिनिटी। तो जब हम पहली बार Q1 को यहाँ लाए होंगे तो किसने अट्रैक्ट किया या रिपेल किया होगा, वहाँ पहले से कोई चार्ज पार्टिकल था ही नहीं, इसलिए कोई ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, इसलिए Q1 को लाते समय इस पोजीशन A पर स्थापित करने में नो अट्रैक्टिव फोर्स और नाइदर रिपल्सिव फोर्स, सो नो वर्क इज डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन Q1 के आ जाने के बाद जब उसके सराउंडिंग में Q1 का फील्ड स्थापित हो जाता है, तब जब आप Q2 को लाते हैं तो रिपल्सन का सामना है, एंड देन वर्क इज डन। बाहर से अंदर लाने में डिस्टेंस घट रहा है, रिपल्सन के अगेंस्ट आ रहे हैं, सो वर्क डन निगेटिव है। उसी निगेटिव वर्क डन का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल किसका, फील्ड का, और फील्ड किसका है तो चार्ज का, और चार्ज कौन सा है तो Q1। तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू
ड्यू टू चार्ज एट ए पर जो चार्ज Q1 है उस चार्ज का जो फील्ड है उस फील्ड की वजह से B के स्थान पर पोटेंशियल, इसको लिखते हैं VBA। ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/L जूल पर कूलम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, एक कूलम चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट B पर लाते हैं तो A पर रखे गए चार्ज Q1 के फील्ड की अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से जो वर्क होता है उसका निगेटिव वैल्यू ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर हम एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो इतना जूल वर्क होता है पॉजिटिव, अगर इसके आगे पॉजिटिव है वर्क पॉजिटिव होगा तो ये पोटेंशियल माइनस में चला जाएगा। तो एक कूलम चार्ज को लाने में इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। 2 कूलम लाएंगे तो 2 × VBA, 3 कूलम लाएंगे तो 3 × VBA। तो यहाँ Q2 कूलम लाए तो हाउ मच वर्क इज डन, तो Q2 × VBA, तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा AB इंटरेक्शन की एनर्जी Q2 VBA। VBA is potential per unit potential energy per unit charge. Potential is defined as negative value of work done due to conservative forces in bringing unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा उसका निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल है। तो अगर 2 कूलम चार्ज लेंगे तो इसका दुगुना होगा, और 10 कूलम लाएंगे तो 10 गुना होगा। तो हम Q2 कूलम लाते हैं तो कितना होगा, तो Q2 × VBA। यही कहलाएगी इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। किसी समय L सेपरेशन पर पाए जाने वाले 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या 2 निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, एनर्जी ऑफ असेंबली और एनर्जी stored in the system due to the work that may have been done in bringing those 2 charged particles from reference configuration which is conventionally considered to be at infinity to the present configuration। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन परंपरागत रूप से अनंत को माना जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स अभी L सेपरेशन पर हैं, शायद उससे पहले L/2 पर रहे हों, शायद उससे पहले 2L सेपरेशन पर रहे हों, लेकिन सबसे पहले उनका सेपरेशन था इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट सेपरेशन से प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन में आए होंगे तो अट्रैक्शन हुआ होगा, रिपल्सन हुआ होगा, या कुछ दूर अट्रैक्शन कुछ दूर रिपल्सन हुआ हो, उस टोटल में जो भी वर्क हुआ होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, लेकिन जो भी वर्क डन हुआ होगा उसका पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू अभी इस सिस्टम के इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो 2 पार्टिकल सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, एनर्जी ऑफ असेंबली, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी absorbed in the system or released by the system in bringing the 2 charged particles from reference location to the present location is this energy, जूल। पर कूलम नहीं, इतना जूल, ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स हों और सब पॉजिटिव हों, सब निगेटिव हो सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हों और उन्हें असेंबल किया गया हो किसी खास कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे हम अभी कर रहे हैं। ये ट्रायंगुलर सेपरेशन में है, ये यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके 3 कॉर्नर पर 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस तरह दिखाए जा रहे हैं। ये 2 है और ये 3 है, सी, और तीनों पॉजिटिव हो सकता है, तीनों निगेटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव भी हो सकता है, और इनका सेपरेशन साइड लेंथ है L। तो ये सब इनिशियली कहाँ थे, तो इन्फिनिटी पर थे। तब इनके बीच कौन सा फोर्स रहा, कोई फोर्स नहीं था। और उस समय से जब ये क्लोज आए होंगे, नहीं आए होंगे, लाए गए होंगे, जब ये पास लाए जा रहे होंगे तो इनके बीच रिपल्सन होगा। तीनों पॉजिटिव है या तीनों निगेटिव होता तो रिपल्सन होता। उस रिपल्सन के कारण इनमें टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, आपकी बाहरी एजेंसी उसे पुश करेगी अंदर की तरफ, तो फिर अंदर आते हुए उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं, वो परस्पर जो म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स है उसकी वजह से वर्क जो होगा निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ और हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं अंदर की तरफ, तो वर्क डन ड्यू टू दिस म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स इज निगेटिव। जब वो इन्फिनिटी से पास आ रहे होंगे या लाए जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ लगने वाले इस फोर्स के अगेंस्ट जब वो अंदर मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अंदर और फोर्स बाहर, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। और आप लोग पढ़े हैं वर्क डन बराबर F(S) cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जब वो असेंबल किए जा रहे होंगे इन्फिनिटी से L सेपरेशन पर,
तो ये थीटा 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री मतलब अपोजिट होगा, और अपोजिट होने का मतलब वर्क डन निगेटिव होगा, और वर्क डन निगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। इसमें हम 3 इंटरेक्शन डिटेक्ट करते हैं, ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, और सी और बी के बीच। इसे सोचने के लिए इस तरह भी सोचा जा सकता है कि इनिशियली इनमें से कोई भी यहाँ नहीं था, सब के सब इन्फिनिटी पर थे, तो यहाँ फील्ड कौन सा था, तो कोई फील्ड ही नहीं था, ना अट्रैक्शन था ना रिपल्सन था। सबसे पहले हम Q1 को लाए होंगे, उसे किसने अट्रैक्ट किया होगा, कोई पहले से था ही नहीं, तो ना अट्रैक्ट करता ना रिपल करता, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ होगा, तो वर्क डन 0 होगा। जब Q1 आकर एस्टेब्लिश हो गया होगा और रिपल्सन लग रहा होगा, तब हम Q2 को ला रहे होंगे। Q2 के आते समय उसके बीच और Q1 के बीच रिपल्सिव फोर्स, दोनों पॉजिटिव है ना, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। उस रिपल्सिव फोर्स जो बाहर की तरफ होगा उसके अगेंस्ट अंदर लाते समय वर्क करना पड़ा होगा, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी। जब Q2 भी आ गया और दोनों आ जाने के बाद Q3 को लाते हैं, तो Q2 पर Q3 पर 2 रिपल्सिव फोर्स रहेगा, एक Q3 Q1 इंटरेक्शन के कारण, एक Q3 Q2 इंटरेक्शन के कारण, 2 फोर्स रहे। फिर से सुनिए, इनिशियली यहाँ कोई नहीं था, ओनली एक पार्टिकल था Q1, वो भी था नहीं, कुछ भी नहीं था तो कोई नहीं था। हम Q1 को लाए तो किसने अट्रैक्ट किया, किसी ने नहीं। किसने रिपेल किया, किसी ने नहीं, कोई था ही नहीं तो कौन करे। तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तब जब आप Q1 को ला रहे होंगे तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल इंटरेक्शन 0, तो नो वर्क इज डन, नो पोटेंशियल एनर्जी। Q1 आ गया, एस्टेब्लिश हो गया। अब Q1 के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। अब इस फील्ड में Q2 को ला रहे हैं, तो इंटरेक्शन शुरू हो जाता है Q1 और Q2 के बीच, और इस इंटरेक्शन में Q1 Q2 के इंटरेक्शन में रिपल्सन आएगा। तब जो आप Q2 लाएंगे वर्क उसमें होगा, और वर्क निगेटिव होगा क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अंदर। अब इन दोनों के आ जाने के बाद जब Q3 को हम ला रहे होंगे तो दो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, Q1 के साथ भी Q2 के साथ भी, तो उसका भी 2 इंटरेक्शन होगा। तो सब इंटरेक्शन जोड़ेंगे तो उसके निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस असेंबली कहेंगे। तो इंटरेक्शन एनर्जी होगी UAB इंटरेक्शन, UAC इंटरेक्शन एंड UACB या BC इंटरेक्शन। ये बराबर होगा 1/4πε0, जो सब टर्म में कॉमन है, Q1 Q2/L, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई L एंड Q2 Q3 डिवाइडेड बाई L। यही कहलाती है इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। किसकी, एनर्जी ऑफ दिस एसोसिएशन, एनर्जी ऑफ दिस असेंबली, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर where the 3 charged particles of similar natures are lying at a separation of L sides in forming the triangular structure। तो 3 के लिए इस तरह होगा। अब एक और केस देखते हैं, 4 पार्टिकल मिलकर मान लो स्क्वायर बनाता है। ये पार्टिकल्स डिस्क्रीट है, पॉइंट मासेस है जिसकी हम गिनती गिन सकते हैं, तो 4 पार्टिकल से एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनता है। अभी देखिए यहाँ 4 पार्टिकल है, Q1 है, Q2 है, Q3 और Q4 है। चारों में से 3 Q1 Q3 और Q4 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है। कोई और भी फॉर्म हो सकता है मगर हम यही माने, और स्क्वायर बनाता है और साइड लेंथ L के बराबर है। तो इस स्ट्रक्चर की असेंबली में मतलब इनिशियली हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि स्ट्रक्चर जब शुरू में रहा होगा तो कहाँ रहा होगा, तो शुरू में रहा होगा कंस्टिट्यूएंट्स वेयर लाइंग एट इन्फिनिटी, तो शुरू में कंस्टिट्यूएंट्स इन्फिनिटी पर थे, ऐसा हम माने। और उस इनफाइनाइट सेपरेशन से अभी के सेपरेशन तक आते समय रिपल्सन अगर फोर्स लगा होगा तो उसके अगेंस्ट वर्क हुआ होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा तो उसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होने की पॉजिटिव वर्क हुआ होगा। उसी वर्क डन को सम करिए और समेशन के आगे माइनस साइन डालिए, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्ट्रक्चर और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर पार्टिकल्स और एनर्जी ऑफ एसोसिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर कहलाएगा। वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेयर लाइंग एट इन्फिनिटी, प्रारंभ में वो सब कहाँ थे, तो अनंत पर। अब जो आए हैं तो रिपल्सन या अट्रैक्शन के अगेंस्ट आए हैं, सो वर्क मस्ट हैव बीन डन। तो हम इसका एनर्जी निकालेंगे, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। तो पहला लेंगे AB इंटरेक्शन, AB प्लस BC इंटरेक्शन प्लस CD इंटरेक्शन प्लस DA इंटरेक्शन एंड देन 2 ऑल्सो कौन कौन डायगोनल में AC इंटरेक्शन और A और BD इंटरेक्शन।
ये 4 तरह का इंटरेक्शन होगा और चारों इंटरेक्शन की एनर्जी होगी। एंड इंटरेक्ट दो पार्ट के इंटरेक्शन की एनर्जी एक्चुअली क्या है? It is equal to negative value of work that may have been done in bringing the two particles from reference separation to the present separation. और नॉर्मली कन्वेंशनली रेफरेंस सेपरेशन इन्फिनिटी माना जाता है। तो इनफाइनाइट दूरी से आइदर रिपल्सन है तो पकड़ के लाइए, और अट्रैक्शन है तो स्वतः आएगा। उसे एल सेपरेशन तक लाने में जो भी वर्क हुआ हो उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से नहीं, उसका निगेटिव वैल्यू उस स्ट्रक्चर की उस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी। तो यहाँ ये 6 इंटरेक्शंस हैं और आप सोचने को उस तरह भी सोच सकते हैं कि हाँ कोई नहीं था, सबसे पहले Q1 आया, फिर Q2 आया, फिर Q3 आया, फिर Q4 आया, ये सब सोच सकते हैं। और सबसे अच्छा असेंबली को एक साथ लाएं या बारी बारी से लाएं। म्यूचुअल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंटरेक्शन का वर्क सेम होगा, वो एक साथ आए सबका सब या बारी बारी से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंटरेक्शन एनर्जी UAB में हम कॉमन सब में कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0, और UAB में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यहाँ हो जाएगा -Q1 Q2/L। उसका BC में BC, ये BC, इसमें भी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यहाँ निगेटिव आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसके बाद है CD, तो CD में दोनों पॉजिटिव है, Q3 भी और Q4 भी। और उसके बाद है DA, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, Q4 एंड Q1 भी। और इसके बाद है ये डायगोनल के क्रॉस AC, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, Q1 Q3 √2L, डायगोनल की लंबाई होती है √2L, ध्यान से देखिए। और लास्ट वाले में एक निगेटिव है, कौन कौन? ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो -Q2 Q4 √2L, ये हो गई टोटल इंटरेक्शन एनर्जी। अगर ये टोटल इंटरेक्शन एनर्जी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग इज निगेटिव, रिपल्सिव फोर्स का प्रभाव है। और अगर टोटल इंटरेक्शन एनर्जी निगेटिव आई तो वर्क डन इज पॉजिटिव, उल्टा उसी तरह से। ये इस तरह हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिनती के हों, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्क्रीट हों, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअल लोकेशन पर हों, कंटिन्यूअस नहीं हो, डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ एसोसिएशन इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। जिसके बाद हम लोग को देखना है कि अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी तक हम लोग पढ़े थे इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, Q1 Q2 Q3 Q4 या Q5 पार्टिकल्स हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाते हैं या ट्रायंगल बनाते हों। लेकिन अब के केस देखना है जिसमें एक तरफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फील्ड है, और उस फील्ड में पार्टिकल्स है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल शेल हो सकता है या कुछ और एक तरफ पार्टिकल। इसमें हम पहला केस लेते हैं कि मान लो कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है r रेडियस का, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है r रेडियस का, पहला केस लेते हैं। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम एक टिपिकल केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है r रेडियस का है, ये मान लेते हैं रेडियस है इसका कैपिटल R, और इस पर चार्ज का अमाउंट कितना है? तो चार्ज का अमाउंट +Q कूलम है, और ये स्फेरिकल कंडक्टर पर है या इंसुलेटर पर है, ये महत्वपूर्ण बात अभी के टॉपिक में नहीं है। ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हेल्ड बाई कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं। इसका सेंटर O है और इसके बाहर में एक पॉइंट P है जिस पर +Q चार्ज है, वो अलग से पॉइंट चार्ज, ये डिस्क्रीट चार्ज और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट चार्ज हो गया और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस असेंबली में OP डिस्टेंस दिया हुआ है, OP कितना है? r के बराबर है। तो हमें पता लगाना है कि इस असेंबली में दो सिस्टम है, एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बनाने में कितना वर्क हुआ, और इसके स्ट्रक्चर सराउंडिंग फील्ड में हम इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाए तो उसमें कितना होगा। तो यहाँ पर किसी समय Q0 चार्ज है, मान लेते हैं ये Q0 चार्ज, Q0, ये Q0 मैक्सिमम चार्ज है, आप कह सकते हैं Q0 इज मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज on the spherical surface, on the spherical surface, spherical surface. When charging is complete, when charging is complete,
जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तब के पर चार्ज का अमाउंट है क्यू नॉट, व्हेन चार्जिंग इज कंप्लीट। हमें दो एस्पेक्ट पता लगाना है, याद रहे। हमें ये पता लगाना है कि स्फेरिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मेशन में जिसका में हर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो मान लो 10 कूलम चार्ज है तो उसमें हर एलिमेंट्री चार्ज इनिशियली इन्फिनिटी पर था, बिट बाय बिट उन्हें हम लाए होंगे, इस तरह अरेंज किए होंगे, तब जाकर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना। एक तो उसकी एनर्जी, उसे सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस उसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन दिस स्फीयर एंड दिस पॉइंट चार्ज, दो एनर्जी निकालनी। एनर्जी जिसे सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे, या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्फेरिकल चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। तो लिखते हैं हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बराबर किसके होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसको नोट कर लिए होंगे। तो वो देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में दो पार्ट होगा। एक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पहला एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला होगा एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मतलब निर्माण, फॉर्मेशन इसको हम लिख सकते हैं U1 ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होगा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सोच ये है कि इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज हमें दिखाई दे रहा है उसे हम धीरे धीरे इकट्ठा किए हैं, कॉन्फ़िगर किए स्फीयर में। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक। और दूसरा पार्ट होगा एनर्जी ऑफ असेंबलिंग, एनर्जी ऑफ असेंबलिंग द स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ असेंबलिंग द स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? कंसिस्टिंग ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट चार्ज, consisting of spherical charge distribution and point charge structure, consisting of sphere and point charge। फिर से याद दिला दें क्या लिख रहे हैं। यहाँ एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस r है, इसमें Q नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज एट द एंड ऑफ द चार्जिंग, पीक चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। Q नॉट 10 कूलम भी हो सकता है, तो 10 कूलम चार्ज इकट्ठे एक बार न लाने की सोचें, बिट बाय बिट अकुमुलेट हुआ होगा टू फॉर्म द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी वर्क हुआ होगा, उसमें भी एनर्जी होगी, उसके बाद इसके फील्ड में एक पॉइंट चार्ज आते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर की दो पार्ट ऑफ एनर्जी होगी, एक निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द एलिमेंट्री चार्ज टू ऑन द स्फेरिकल सरफेस टू फॉर्म द फाइनल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग चार्ज प्लस Q नॉट। यानी इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एरियल चार्ज के अरेंजमेंट में जो वर्क हुआ हमें, तो उसका एनर्जी हो गया U1, उसे एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, और कुछ किताबों में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पहले निकालते हैं। आप भूल गए, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से सोचिए। इस स्फीयर पर पहले मान लो 0 चार्ज था, तो कितना, पहला एलिमेंट्री DQ चार्ज जब लाया गया होगा तो क्या रिपल्सन, कोई था ही नहीं, तो रिपेल कौन करेगा, तो नो वर्क इज डन। उस DQ के आकर स्प्रेड हो जाने के बाद जब अगला DQ अमाउंट ऑफ चार्ज आया होगा तो वर्क हुआ होगा। उस दोनों के आ जाने के बाद तीसरा DQ अमाउंट ऑफ चार्ज लाए होंगे, उसमें वर्क हुआ होगा। तीनों के आ जाने के बाद जब चौथा एलिमेंट्री चार्ज लाए होंगे तो उसमें वर्क हुआ होगा। सबके आ जाने के बाद जब आखिरी एलिमेंट्री चार्ज लाते ही Q नॉट हो गया चार्ज, उसमें वर्क हुआ होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्क दैट हैज बीन डन in bringing the elementary charge one by one, bit by bit on this spherical surface to form, finally to form a uniform spherical positive aerial charge distribution of plus Q naught coulomb। मतलब algebraic sum of all the work
due to mutual electrostatic repulsion in bringing the elementary charge to this location. किस लोकेशन पर? इस स्फेरिकल सरफेस पर. कैसे लाए? तो पहले कोई चार्ज नहीं था, आप डी क्यू चार्ज लाए, आराम से आ गया, नो वर्क इज डन. अगला डी क्यू को पहले वाले डी क्यू के रिपल्सन का सामना, इन दोनों डी क्यू के आ जाने के बाद उसके अगले वाले डी क्यू का रिपल्सन, उन तीनों को आ जाने के बाद चौथे पर रिपल्सन तीनों का, और चौथे के आ जाने के बाद पांचवें पर चारों का रिपल्सन फोर्स, और पांचवें के आ जाने के बाद छठे पर सबका रिपल्सन फोर्स. इस तरह आखिरी एलिमेंट्री चार्ज के आने पर क्यू नॉट चार्ज का रिपल्सिव फोर्स, उसमें जो वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेस. हम वही निकालने चल रहे हैं. हम इसको मानते हैं कि एट एनी मोमेंट मतलब बिफोर कंप्लीट चार्जिंग potential act on the surface, potential on the spherical surface बराबर कितना हुआ? पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. शुरू का समय नहीं है, शुरू में तो कोई चार्ज ही नहीं आया था, उस समय नहीं, अंत में क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया. ये जो पोटेंशियल है यहाँ, ये पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल नहीं है टी बराबर 0 पर, ये फाइनल अल्टीमेट फुल चार्जिंग के बाद का भी पोटेंशियल नहीं है. इसके दोनों के बीच के समय में एट एनी मोमेंट जब स्फीयर पर क्यू चार्ज है उस समय का पोटेंशियल है. तो उस समय पोटेंशियल क्यू है, तो उस समय एडिशनल डी क्यू अमाउंट लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस डी क्यू वी डी क्यू. डेफिनेशन है निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू डी क्यू. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? टोटल वर्क हमें निकालना है. यानी शुरू में जब कोई चार्ज था ही नहीं, तब से लेकर अभी तक शुरू में कोई चार्ज नहीं था, तो उस समय तो पहला एलिमेंट्री चार्ज आया होगा तो कोई वर्क ही नहीं हुआ होगा. उस समय से लेकर अभी तक क्यू चार्ज आया और फाइनली क्यू नॉट चार्ज आएगा. इसमें जो बिट बाई बिट लाते हुए हमें वर्क होगा, उन सारे वर्क का जोड़ निकालना है. उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन. तो देखिए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं. तो इंटीग्रेशन करेंगे स्फेरिकल सरफेस का, पोटेंशियल का फॉर्मूला देख रहे हैं आप. तो टोटल वर्क, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क बराबर इंटीग्रल वी डी क्यू, और शुरू में कितना चार्ज है तो 0, और फाइनली चार्ज कितना है तो क्यू नॉट. तो इसे लिख सकते हैं माइनस, यहाँ माइनस छूट गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रल क्यू डी क्यू, और 0 से लेकर क्यू नॉट तक. ये टोटल वर्क है जो उस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन का टोटल वर्क. स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन का मतलब उस स्फेरिकल चार्ज के निर्माण का टोटल वर्क. तो टोटल वर्क क्यू डी क्यू, तो इंटीग्रेट किया जाए तो वर्क डन बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर क्यू स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी ये बराबर हो गया माइनस क्यू नॉट स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये हो गया वर्क. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क, यानी निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया क्यू नॉट स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये है इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ असेंबलिंग लॉट ऑफ पॉइंट चार्जेस टू क्रिएट एन यूनिफॉर्म स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन में टोटल एनर्जी जो हमें खर्च हुई लाने में कंस्टिट्यूएंट्स को, वो हो गई इतनी पोटेंशियल एनर्जी. ये एनर्जी ऑफ असेंबली ऑफ द स्फीयर. अब इसके फील्ड में हम स्मॉल चार्ज भी ला रहे हैं, उसका अलग से इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे कि उसका अलग से इंटरेक्शन एनर्जी देखते हैं. ये इंटरेक्शन, ये एनर्जी ऑफ असेंबली हो गया इस स्ट्रक्चर का. अब इसके फील्ड में यानी यहाँ पर हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है. पोटेंशियल वी पी इज पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल एट पी ड्यू ऑफ द फील्ड
of the field due to spherical charge distribution. Spherical charge distribution due to spherical charge distribution Q नॉट. ये जो स्फीयर पर चार्ज Q नॉट है उसका जो फील्ड है चारों तरफ, उस फील्ड का पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा Vp, ये बराबर होगा 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r क्या है तो स्मॉल r इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द आउटसाइड पॉइंट P. ये पहले दिखे ये OP, और इसके पहले वाले वीडियो सेगमेंट्स में, उससे पहले वाले में हम लोग पढ़े थे कि अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके साथ, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो सेगमेंट में यानी 6 में, उसमें पढ़े थे कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है. किसका पोटेंशियल? फील्ड का. फील्ड किसका? चार्ज का. कौन से चार्ज? जो Q नॉट है जो स्फीयर पर, उसके चार्ज का पोटेंशियल इतना होता है. और पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम या वोल्ट, जिसका मतलब ये निकलता है कि आप जब 1 कूलम चार्ज लाएंगे इस P पॉइंट पर इन्फिनिटी से, तो उसमें वर्क डन का नेगेटिव वैल्यू इतना है. और अभी हम कितना कूलम चार्ज है, स्मॉल Q कूलम चार्ज, तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये पोटेंशियल है, देखिए ये जो है ना पोटेंशियल है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया वर्क का नेगेटिव वैल्यू. हम तो लाए हैं Q कूलम चार्ज, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q प्लस Vp. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q नॉट स्मॉल Q बाई R. इस तरह से सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकल गई. 2 पार्ट हम किए थे, एनर्जी एसोसिएटेड. इस तरह इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ए पॉइंट चार्ज इन आउटसाइड सराउंडिंग की टोटल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2, जिसमें फर्स्ट U1 इज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, और ये बराबर होगी कितनी? U1 प्लस U2 Q नॉट स्क्वायर जो स्फीयर पर है 8πε0 R प्लस Q नॉट स्मॉल Q बाई 4πε0 R जूल. ये एनर्जी होगी, ये एनर्जी ऑफ एसोसिएशन होगी. ये 2 पार्ट हमेशा याद रखें. ये एनर्जी है जो इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को असेंबल करने में, और प्लस इसके फील्ड में स्मॉल चार्ज जो लाए उसका इंटरेक्शन एनर्जी. ये एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट चार्ज, और ये एनर्जी ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन में. तो इस तरह हम लोग इस टॉपिक इस सेगमेंट में पढ़े कि इंटरेक्शन एनर्जी किसको कहते हैं. इंटरेक्शन एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एसोसिएशन, इज एनर्जी ऑफ यूनियन, or is equal to negative value of work due to mutual electrostatic interaction in bringing the constituents of an electrostatic system from a reference location, जो कि normally infinity मानते हैं, to the present location. और रेफरेंस जितना भी हो वहाँ से प्रेजेंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसके निगेटिव वैल्यू को उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ असेंबली, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. तो और वो बराबर हम लोग निकाले, प्लस उसमें डिस्क्रीट पार्टिकल का पहले देखे, और फिर लास्ट में हम लोग अगर एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन है जैसे कि स्फीयर है, कोई और भी ले सकते हैं, तो उसमें वर्क कितना होगा. यानी याद रहे, हम फिर भी रिपीट कर रहे हैं, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर 10 कूलम है तो इकट्ठे एक बार 10 कूलम आने का कॉन्सेप्ट ना सोचिए. इस तरह सोचिए कि पहले कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा, तो एक एलिमेंट्री चार्ज dq अगर आया होगा तो नो वर्क इज डन. अगला जब आया तो पहले से रिपल्सन हुआ, फिर अगला चार्ज लाया तो फिर नेक्स्ट से रिपल्सन हुआ. इस तरह बिट बाय बिट उन चार्ज के अकोमुलेशन में जो टोटल वर्क हुआ वो है ये एनर्जी ऑफ एसोसिएशन फॉर्मेशन है. और फिर इसके फील्ड में स्मॉल Q चार्ज जो लाया गया उसमें भी वर्क हुआ, वो भी रिपल्सन है, इसलिए उसका एनर्जी है. तो इस वीडियो सेगमेंट में इतना ही. एक और टॉपिक डिस्कस करना था, और इसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो किसी और सेगमेंट में फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें स्फीयर होगा, लाइन चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. एक और टॉपिक शुरू में बोले थे डिस्कस करेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन, वो इसमें नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे. तो इसमें आप इंटरेक्शन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स असेंबल टुगेदर इन ए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये माना जाएगा कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल चार्ज पार्टिकल्स वाज इन्फिनिटी,
वो प्रारंभ में हमेशा माना जाएगा कि उनका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिटी है।